हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कीर्ति। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन। तो सबसे पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1788 में लंदन में हुआ। साथ ही इनकी जो मृत्यु है वो 1824 में मिसोलोंगी ग्रीस में हुई। मलेरिया के कारण जब ये ग्रीक की इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में थे, मतलब ग्रीस के अंदर जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था उसमें ये सपोर्ट कर रहे थे। इन्हें मलेशिया हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने उन्हें सपोर्ट करना नहीं रोका, मूवमेंट में जाना नहीं रोका, जिससे कि इनकी डेथ हो गई। और ये ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे और उस मूवमेंट में इनकी डेथ हुई। इस चीज़ ने इन्हें ग्रीस में नेशनल हीरो बना दिया। ठीक है, ये रोमांटिक एज की यंगर जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये रोमांटिक पोइट्स में एक फेमस पोइट माने जाते हैं, पीवी शैली और कीट्स के साथ ही। जो पीवी शैली और जॉन कीट्स हैं, उन्हें जो पोइटिक फेम है वो पोस्ट फेमसली, मतलब अपनी डेथ के बाद मिला। जबकि बायरन ने अपनी लाइफ पीरियड के दौरान ही पोइटिक वर्ल्ड में फेम अचीव कर लिया था, मतलब इसको देख कर गए थे, वो खूब इंजॉय करके गए थे। ठीक है, उनकी एक डॉटर थी एडा लवलेस विद हिज वाइफ एने इज़ाबेले मिलबैंके। ठीक है, इनकी अगर हम नोटेबल वर्क्स देखें या हम बोल सकते हैं फेमस वर्क्स देखें, तो ये वास्तव में लिटरेरी सुपरस्टार बन गए ओवरनाइट, मतलब एक ही रात में, जब इन्होंने चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज नाम की नैरेटिव पोएम जो है वो पब्लिश की 1812 में। मतलब रातों रात ये एक लिटरेरी सुपरस्टार बन गए इसको पब्लिश करने के बाद। इसके अलावा डॉन जुअन है एक जो सटायर है, मैनफ्रेड है, शी वॉक्स इन ब्यूटी भी इसी में फेमस वर्क्स में से एक है। लॉर्ड बायरन की जो आज की पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये सबसे पहली बार 1814 में लिखी गई थी, जब बायरन ने अपनी कज़िन को एक पार्टी में देखा था जिनका नाम है मिसेस एनी बीट्रिक्स विलमॉट। ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी ये जो वर्क है ये 1814 में लिखा गया है और 1815 में इसे हैब्रियो मेलोडीज़ नाम का जो सॉन्ग्स एंड पोइट्री कलेक्शन है उसमें पब्लिश किया गया। यानी हम बोल सकते हैं कि ये उससे वर्क से एक्सट्रैक्टेड है। कौन सी पोएम? शी वॉक्स इन ब्यूटी। किससे? हैब्रियो मेलोडीज से। हाँ, एक बात और, लॉर्ड बायरन जो थे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे उस टाइम पे, अट्रैक्टिव मैन थे, कि जो दोनों मैन वुमेन गर्ल्स बॉयज़ सब उनके लिए पागल थे। ठीक है, ये जो पोएम है ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं जो एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी। मतलब हमें ये जो पूरी पोएम है ये दो पार्ट्स में बटी हुई मिलेगी, जिसमें एक में तो वो बता रहे होंगे कि व्हाट इज़ हिज कज़न्स एक्सटर्नल ब्यूटी, और दूसरे में इंटरनल ब्यूटी। हम बोल सकते हैं कज़न की नहीं, ह्यूमन की ही बताएंगे कि क्या क्या एक्सटर्नल होती है ब्यूटीज़ में और इंटरनल में क्या क्या आ जाता है। अगर अब मैं बैकग्राउंड की बात करूँ पोएम की, तो बायरन जो है उन्होंने जब अपनी कज़न को पार्टी में देखा था, उनकी ब्यूटी को देखकर वो मेस्मराइज्ड रह गए, तो उन्होंने ये पोएम अगले ही दिन लिखी फिर पार्टी के। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो कज़न थी उसने एक ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस, मतलब जैसे मृत्यु पर बहुत विदेशों में काले कपड़े पहनते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसी ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी जो कि स्पेंगल्स यानी चमकते सितारों से जड़ित थी, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, बहुत सुंदर है, साथ ही उनकी जो ड्रेस है उस पर तारे चमक रहे हैं। ये जो रेडिएंट निकल रही है इनके शरीर में, ये भी पोएम का ही एक हिस्सा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, और वो बताते हैं कि ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है डार्क और ब्राइट का, उन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली इम्प्रेस्ड कर दिया बायरन को। तो इनकी सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी नहीं इम्प्रेस नहीं किया था उन्हें, इनकी जो इनोसेंस, मासूमियत, सेरेनिटी, शांति और इनर वर्च्यू, आंतरिक गुण है इनकी कज़न का या फिर एक विमेन का, उसको पोएम में हाईलाइट किया गया है। थीम हारमोनियस ब्लेंडिंग के बारे में बताया है, इनर वर्च्यू को आउटवर्ड फिजिकल ब्यूटी के साथ कनेक्ट किया है। हारमोनियस ब्लेंडिंग का मतलब सामंजस्यपूर्ण मिश्रण, किसका? बाहरी सुंदरता और अंदरूनी सुंदरता। दूसरा आदर्श नारित्व दिखाया है, आइडियलाइज्ड वुमेनहुड, जिसमें जो स्पीकर है वो हमें एक डिग्निफाइड एडमिरेशन देता है विमेन के लिए, ना कि कोई इंटेंस पैशनेट लव दिखाता है विमेन के लिए। ठीक है, राइम स्कीम और स्ट्रक्चर,
ये जो पोएम है ये टोटल 18 लाइन्स की है, जो 3 स्टेंजाज में बटी है, जिसका हर स्टेंजा 6 लाइन्स में बटा हुआ है। और ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। इसका अगर हम मीटर की बात करें, सॉन्ग लाइक क्वालिटी है इस पोएम में, जो कि राइम स्कीम फॉलो करती है ए बी ए बी ए बी, सी डी सी डी सी डी, ई एफ ई एफ ई एफ। इनकी कज़न की जो ब्यूटी है उसको कई सारी चीज़ों से कंपेयर किया गया है। मतलब फिगर ऑफ स्पीच बता देती हूँ, इसमें हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे, सिमिली, असोनेंस, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर। ठीक है, तो यही थी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम अपनी जो ये पोएम है शुरू करते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज। शी वॉक्स इन ब्यूटी मतलब वो सुंदरता को लेकर साथ में चलती है। सुंदरता ऐसा लगता है उसके साथ चलती है, तो सुंदरता से कैसे चल सकती है साथ में? तो पहली लाइन का मतलब है कि वो उनकी जो कज़न है वो इतनी सुंदर है कि जब वो चलती है तो ऐसा लगता है मानो कि जो खुद सुंदरता है ना वो स्वयं उसके साथ साथ चल रही है। किसकी तरह? लाइक आया है यहाँ पर, एज या लाइक आता है तब सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। और जब भी किसी चीज़ को डायरेक्टली किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाए तो सिमिली। और उसकी जो ब्यूटी है वो किसकी तरह लगती है? लाइक द नाइट, रात्रि से कंपेयर किया है, जो कि कैसी है? क्लाउडलेस, मतलब आसमान में एक भी बादल नहीं है। जो क्लाइमेट है वो एकदम क्लियर है, साफ है। स्टेरी का मतलब तारों से भरी हुई रात है, आसमान तारों से भरा हुआ है, जैसे पिक्चर में दिखाया है पीछे, एक भी क्लाउड नहीं है, साफ है और तारों से भरा हुआ है, चंद्रमा भी निकला है। तो उनकी कज़न की जो ब्यूटी है, मतलब वो कह रहे हैं कि वो सुंदरता में बिल्कुल उसी प्रकार चल रही है जिस प्रकार जो एक रात्रि होती है, जो कि बिल्कुल साफ, बादलों से रहित और सितारों से भरी हुई जो एक रात होती है वो बिल्कुल उसके समान लग रही है। मतलब उसकी जो सुंदरता होती है उस दृश्य की, इमेजरी की, वैसी ही सुंदरता लेकर के कौन चल रही है? उनकी कज़न। अब देखो, क्लाउडलेस क्लाइम्स और स्टेरी स्काइज, इन दोनों में अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन कब आता है? जब जो किसी शब्द का पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो कॉन्सोनेंट होता है ना, तब अलिट्रेशन आता है। स्टार्टिंग का तो देखो सी सी, क असोनेंट, वो सॉरी कॉन्सोनेंट, और स्टेरी स्काइज ये भी कॉन्सोनेंट, दोनों में अलिट्रेशन। अगर यही शब्द का जो अल्फ़ाबेट है वो बीच में या फिर एंड में आ रहा होता है, स्टार्टिंग में ना आकर, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस होता है। कॉन्सोनेंस यानी व्यंजन की पुनरावृत्ति। अगर शुरू में हो तो अलिट्रेशन और अंत में हो तो कॉन्सोनेंस। और यहीं अगर वोवल साउंड का रिपीटेशन कहीं भी हो रहा है, स्टार्ट में, मिडिल में, एंड में, तो एसोनेंस। मैं अलग वीडियो डालूंगी इसके लिए बहुत जल्द। तो मैं तो बता ही रही हूँ आपको फिगर ऑफ स्पीच, आप भी है ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया करो, इससे पेपर वगैरह में भी आसानी होती है। एंड ऑल दैट इज़ बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट ऑफ हर आइज़। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, उनकी बहन मिक्सचर है किसका? ब्लैक या डार्क कलर का, मतलब, और ब्राइट कलर की शेड का। वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया में डार्क और ब्राइट का जो सबसे सुंदर शेड होता है ना, कोई सबसे अच्छा कलर दोनों का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो वो उनकी कज़न का स्किन का टोन है। मतलब सबसे डार्क और ब्राइट जो कॉम्बिनेशन से मिल करके जो उनकी स्किन टोन बनी है ना, वही सबसे सुंदर कलर है, जो कि दिखाई पड़ता है मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज, जो कि दिखाई पड़ता है या मिलता है उनकी कज़न की बॉडी, फेस और आइज़ पर। ठीक है, यानी कि अगर ब्लैक में अगर कोई सबसे अच्छा शेड देखें और ब्राइट में कोई सबसे अच्छा शेड देखें, तो उन दोनों के मिक्सचर से जो बॉडी टोन बना है वो मेरी कज़न का बना है, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता, जो कि उनके शरीर पर, आइज़ वगैरह सब में दिखाई देता है। दस मिलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। गॉडी डे एक बहुत चमकदार दिन, इतना चमकदार कि वो आँखों में चुभे, हेवन स्वर्ग। ठीक है, और इसमें दूसरा आया है मिलोड। मिलोड का मतलब है रिलैक्सेशन देने वाला या फिर सौम्य, टेंडर यानी सॉफ्ट। तो अब यहाँ पर पोइट क्या कहना चाह रहे हैं? उनके कज़न के बॉडी में से, फेस में से एक ऐसी टेंडर, कोमल, सॉफ्ट रोशनी, लाइट निकल के आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देने वाली है, मन को शांत करने वाली है। वो नरम रोशनी जो कि स्वर्ग, हेवन ने
जो ज़्यादा चमकीला दिन होता है, जो आँखों में चुभता है, उसको भी नहीं दी जो टेंडरनेस। अब देखो ये मैंने बताया था ना फ़ोटो में जो ये रेडिएंट निकल रही है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये इनकी बॉडी में से ऐसी ही रेडिएंट निकल रही है, जो कि जो स्वर्ग है उसने किसको भी नहीं दी, चमकीले दिन को भी नहीं दी। उनके कज़िन के चेहरे और बॉडी में से एक सॉफ्ट लाइट निकल रही है, जो किसके पास नहीं है, गॉडी डे, चमकीले दिन के पास भी नहीं है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, जैसे अब धूप ज़्यादा हो रही है, समर चल रहा है, तो बाहर जाएंगे तो हमारे हाथ पैर जो है वो गर्मी फील करते हैं, हमें लगता है जल रहे हैं, या ज़्यादा हम ऊपर सन से नज़रें नहीं मिला पाते। तो वो जो चमकीला दिन है उसके पास वो टेंडर सॉफ्ट लाइट मतलब सॉफ्टनेस नहीं है, लेकिन उनकी जो कज़िन है उसके चेहरे बॉडी पर इतनी सॉफ्टनेस है कि अगर कोई इंसान सुबह सुबह सोकर भी उठे ना, तो उसको देखकर उनकी आंखों को सुकून नहीं मिलेगा। अगर हम सुबह उठें तुरंत ही और बाहर देख लें, मतलब जैसे लेट उठें और सूरज को देखें डायरेक्ट, तो आंखों में चुभेगा ना। लेकिन अगर हम उनकी कज़िन की जो सॉफ्टनेस, एक लाइट जो रेडिएशन निकल रही है उनके शरीर से, उसको देखें तो वो चुभेगी नहीं। तो यही कहा गया है इसमें पूरे पैराग्राफ में, सॉरी स्टेंजा में। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हेड हाफ इम्पेयर्ड द नेमनेस ग्रेस। अब इन लाइंस में पोएट कह रहा है कि जो मेरी कज़िन की ब्यूटी है, अगर उसमें डार्क कलर की शेड थोड़ी सी भी, एक शेड भी अगर बढ़ जाए, डार्क शेड, वन शेड द मोर स्पेशली डार्क शेड अगर बढ़ जाए, और ब्राइटनेस की एक रे, एक किरण भी अगर लेस कम हो जाए, हेड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, तो क्या होगा, मेरी कज़िन की जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर उसकी जो सुंदरता है वो आधी रह जाएगी। कोई वजूद नहीं, नेमलेस कोई वजूद नहीं रहेगा उसके इस रेडिएशन का। कब, अगर इन दोनों के जो मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है इन शेड्स का, अगर उसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज ऑफ सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। वेव्स यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं करवी, लहरदार। और रेवन ट्रीज एक फ्रेज़ है लिटरेचर में, जो कि मुहावरा, जो कि काम आता है रोमांटिक पोइट्रीज़ में, जो कि डिस्क्राइब करता है बहुत डार्क ग्लॉसी ब्लैक थिक हेयर्स को, जो कि ऊपर फोटो में दिखाए गए हैं ऐसे बाल। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनके जो ये डार्क वेवी लहरदार बाल हैं, उनका कालापन अगर थोड़ा भी कम पड़ जाए, और ओवर द लाइटन्स, जो ऑफ सॉफ्टली लाइटन्स ओवर दर फेस, और उनके चेहरे की ब्राइटनेस थोड़ी सी भी कम हो जाए ना, तो उनकी सुंदरता, उनकी कज़न की सुंदरता आधी रह जाएगी। यहाँ पर पोइट कहने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कज़न की जो ब्यूटी है वो इतनी इतनी मतलब मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतनी सुंदर है वो। दोनों कलर्स का जो शेड, मतलब दोनों जो शेड होते हैं उनको मिला करके परफेक्ट रेशियो से बनाई गई है उनकी ब्यूटी, कि कलर्स और शेड की अगर मात्रा थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो ब्यूटी में मतलब उनके दखल पड़ जाएगी एक तरीके से। नेमलेस ग्रेस का मतलब है धुंधली हो जाएगी, आधी हो जाएगी, गुमनाम, गायब हो जाएगी। ठीक है, आगे वे कह रहे हैं वेयर थॉट्स सीरियली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। थॉट्स विचार, सीरियली का मतलब होता है शांत, स्वीट यानी मधुर, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, हाउ प्योर कितना पवित्र, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग यानी जिस जगह पर रहते हैं प्लेस। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जहाँ से बहुत स्वीट मीठे, सीरेन शांत थॉट्स विचार निकल कर आते हैं, मतलब तुम्हारे जो विचार हैं ये जहाँ से निकल कर आते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, जो इतने मीठे शांत हैं, वो विचार जहाँ से निकल कर आते हैं, वे स्थान प्लेस, वे जगह, हाउ प्योर कितनी शुद्ध होगी, यानी कि जहाँ तुम्हारे थॉट्स ड्वेल करते हैं, निवास करते हैं, वह जगह कितनी स्वच्छ पवित्र होगी, कितनी प्यारी होगी। और वो जगह कौन सी है, इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं माइंड। तो यहाँ पर ड्वेलिंग प्लेस जो है वो एक मेटाफर है माइंड के लिए, यानी विचारों के घर की संज्ञा दे दी है, विचारों को घर की संज्ञा दी है यहाँ पर सीधे सीधे। माइंड को उसे घर के जैसा नहीं बताया तो मेटाफर, अगर उसे घर के जैसा बताते तो सिमिली होता, डायरेक्टली संज्ञा दे दी है तो मेटाफर। ठीक है, साथ ही थॉट्स का पर्सोनिफिकेशन किया है यहाँ कि विचार रहते हैं, विचार तो डेवलप होते हैं ना। और साथ ही ये जो है हेड हाफ है, इसमें भी अलिट्रेशन है, एच एच शुरू में ही, और डे डिनाइज भी है इसमें, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में वो रह गया था उसमें भी अलिट्रेशन है। साथ ही
हेड हाफ इम्पेयर्ड, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ए वोवल का तीनों में रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या है, असोनेंस है। ठीक है। सीरियसली स्वीट, इसमें भी अलिट्रेशन है, और साथ ही सीरियसली स्वीट एक्सप्रेस, इसमें असोनेंस वोवल ई का एक बार बार रिपीटेशन हो रहा है। एक तरीके से ये जो पोएम है ये हाइपरबली का रूप है, जहाँ पर ब्यूटी को बढ़ा चढ़ाकर एग्जैगरेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है उनकी कज़न की ब्यूटी को। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे थॉट्स जिस जगह पर डेवलप मतलब रहते हैं, वो माइंड, वो जगह वो कितनी पवित्र है। राधे राधे। ठीक है, यानी जो जगह इतनी प्यारी है, वो जिस जगह पर तुम्हारे थॉट्स रहते हैं इतनी अच्छी होगी जहाँ पर तुम्हारे विचार रहते हैं माइंड में। ठीक है। And on that cheek and over that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win the tints that glow. So soft, alliteration, so soft, so ओ का वोवल का रिपीटेशन तो असोनेंस, और सो सॉफ्ट में अलिट्रेशन। यहाँ पर स्माइल का पर्सोनिफिकेशन किया है कि वो जीत रही है। तो कहने का क्या मतलब है, पोइट कह रहे हैं कि तुम्हारे गालों पर और ओवर दैट ब्रो मीन्स ललाट, माथे पर, आईब्रोज के ऊपर, माथे पर कितनी प्यारी शांति प्रदान करने वाली स्माइल है जो कि संसार का दिल जीत ले। इलोक्वेंट का मतलब है जो स्पष्ट बोले, फ्लुएंटली, मतलब तुम्हारी स्माइल बहुत ही सॉफ्ट और काम तो है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, यानी बिना बोले ही फ्लुएंटली सब कुछ कह जाए, ऐसी है तुम्हारी कौन, स्माइल। तो स्माइल का पर्सोनिफिकेशन, फिर पर्सोनिफिकेशन कैसे, पहले वो बता देती हूँ। ह्यूमन क्वालिटी दी है स्माइल को, ह्यूमन जीतते हैं, यहाँ पर स्माइल को जिता दिया है। ठीक है। द टिंट्स दैट ग्लो का मतलब है जो तुम्हारे फेस के ऊपर चमक की जो एक प्यारी आभा है, शेड है, वो सबको जीत ले। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, अ माइंड एट पीस विद ऑल ब्लो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो स्माइल है ये किस चीज़ के बारे में बताती है, बट टेल ऑफ डेज, ये एक चीज़ के बारे में और बताती है। कौन, स्माइल, किस चीज़ के बारे में, उन दिनों के बारे में जो उनकी कज़न ने गुडनेस में स्पेंड कर दिए, मतलब अच्छे कामों में बिताए हैं। मतलब यहाँ पर पोइट कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसान जिसकी स्माइल इतनी प्यारी है जो कि संसार को जीत ले, वो इंसान निसंदेह अपने अंदरूनी रूप में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, तभी उसकी स्माइल में इतना ग्लो है। उसने अपने जो पास्ट के उसके जितने भी कर्म रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे होंगे। क्यों अच्छे से, हमें कैसे पता, क्योंकि उसकी स्माइल इतनी प्यारी है। अंदर से खुलकर स्माइल जब भी निकल के आती है जब हम संतोष होता है हमें अंदर से किसी चीज़ का, हमारे कार्य अच्छे होते हैं, तो उसके लिए बताया है। अ माइंड एट पीस विद ऑल ब्लो, अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट। तो अब इन लास्ट लाइंस में क्या कह रहे हैं पोइट कि ये जो स्माइल है ये एक और चीज़ दर्शाती है कि उनकी जो मतलब जो कज़िन है, वो जो लड़की है, उसके दिमाग में एकदम पीस है, एक सेटिस्फेक्शन है, उसने अभी तक अच्छा काम ही किया है, माइंड पीसफुल है उनकी कज़िन का। विद दैट ब्लो का मतलब है वो थिंग्स जो उसके अंडर आती हैं, यानी कि अचीवमेंट्स, मनी वगैरह, कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट है विद वट एवर शी गॉट इन हर लाइफ। ठीक है। फिर अ हर्ट, इधर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनका जो दिल है वो इनोसेंट लव से भरा हुआ है, जिसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, सबसे प्यार ही देती हैं वो सबको, इसके बदले में कुछ मांगती नहीं है। इनोसेंट लव किसका होता है, पेरेंट का, जो पेरेंट्स होते हैं हमारे माता पिता, उनका इनोसेंट लव होता है, जिसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो कोई डिमांड नहीं करते। तो वैसा ही प्यार ये लड़की के हृदय में भरा हुआ है, जो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती किसी से भी, और उसका जो लव है वो इनोसेंट है। तो अब आपने इसमें एक गौर की हुई एक चीज़, तो जो शुरू पैराग्राफ, वो जो शुरू लाइन है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, वहाँ से सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस तक आउटर ब्यूटी की बात हुई है। ठीक है। और फिर थॉट्स से लेकर लास्ट लव, ये जो लास्ट में लव इज़ इनोसेंट है, यहाँ तक इनर ब्यूटी की बात हुई है, बिहेवियर की बात हुई है। मैंने जैसा कि बताया था 2 पार्ट्स में पोएम बटी हुई है। तो यही है बस सिंपल, जहाँ पर इनर और आउटर ब्यूटी को एक तरीके से एक्सप्लेन किया है पोइट ने अच्छे से, अपनी कज़न का एक उदाहरण देखा था जो उन्होंने दृश्य है वो। इसमें मैंने आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन में कई सारी चीज़ें जो लिखी जाती हैं वो बता दी, फिगर ऑफ स्पीचेस उसी में आ जाते हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे तो वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो
तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।